हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने पूना पैक्ट तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना घटती है। 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पे 1937 का चुनाव, प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन। जैसा कि अभी हमने पूना पैक्ट में देखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में समझौता हो गया कम्युनल अवार्ड को लेकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को मान गए, उन्होंने कम्युनल अवार्ड को त्यागने की बात मान ली और इसके बाद गांधी जी का इस तरह से अनशन टूट जाता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना 1937 की कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो हुआ क्या, उसके बाद 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था। जैसे 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसी तरह 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। इसके आधार पे 1937 में चुनाव होता है। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुकूल सरकार ने प्रांतों में फरवरी 1937 में चुनाव कराने की घोषणा की। ठीक, फरवरी 1937 में संपन्न हुए चुनाव में यहाँ यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। अब इसके पहले जब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। गांधी जी उधर नहीं गए, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया लंदन जाके गोलमेज सम्मेलन में, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि ठीक से रिप्रेजेंटेशन भारतीयों का नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए उसने बात किया गांधी जी से। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद कांग्रेस मान गई। फिर सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गांधी जी गए। तो उस समय उस दौरान भी ये बातें थी कि समाज में, भारतीय समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेंस जिस पॉलिटिकल पार्टी की थी वो कांग्रेस थी। लेकिन इस चुनाव के बाद ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है ना, मतलब 7 जगहों पर उसकी सरकार बनी। 1937 जुलाई 1937 में से 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुए। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाई। केवल बंगाल और पंजाब में कांग्रेसी मंत्रिमंडल नहीं बन सके। 11 में से 7 में उसको क्लियर मेजॉरिटी था। 2 जगह और भी उसने सरकार बनाया, मतलब 9 जगह इनकी सरकारें बनी। 2 जगह जहां सरकारें नहीं बनी, ये 2 जगह बंगाल और पंजाब। और याद करिए, यही 2 जगह हैं जो भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तो यही 2 जगह डिवाइड हुआ। ठीक है ना। तो पंजाब में और बंगाल के लोगों ने उस तरीके से कांग्रेस को वोट नहीं किया। वहां पे लीग का ज्यादा प्रभाव था, मुस्लिम लीग का। 3 सितंबर 1939 को वायसराय लिथगो ने प्रांतीय मंत्रिमंडलों या राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के नेताओं की सलाह लिए बिना ही एक तरफा तौर पर भारत को जर्मनी के साथ ब्रिटेन के युद्ध में झोंक दिया। देखिए, एक और इसके बाद अब सरकार गठन हो गया है 1937 में। इसके बाद इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब सरकार गठन होने के बाद उस समय लिथगो था यहाँ का वायसराय, उसने भारत को वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर लिया और इन लोगों से, जो मंत्रिमंडल है कांग्रेस का, उससे एक बार राय भी नहीं ली। इससे नाराज होकर के पूरा मंत्रिमंडल एक साथ इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू सहित सभी ने एक साथ, पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इसी की वजह से मुक्ति दिवस मनाया। किसने? लीग ने, मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, जिन्ना ने। ठीक है, उसका सपोर्ट दिया जिन्ना का किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब ये लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो ये लीग के लोग भी प्रसन्न हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी। उसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में इन लोगों ने मनाया। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है ये वाला कि लीग के साथ और कौन शामिल था मुक्ति दिवस के रूप में मनाने में जब मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल थे। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, इतना मेहनत से चुनाव हुआ था, थोड़ा बहुत जो राजनीतिक गतिरोध था हल्का फुल्का कंट्रोल हुआ था, लेकिन चूंकि युद्ध में शामिल कर लिया बिना इन लोगों को बताए यहाँ के सरकार को, तो इस वजह से मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ। फिर दोबारा राजनीतिक गतिरोध शुरू हो गया।
अब अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1940 में मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब हो गई थी। इंग्लैंड ने भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर लिया था, जबकि भारतीय इस बात से बहुत नाखुश थे। इंग्लैंड में चर्चिल प्रधानमंत्री बन गया था और भारत से सहयोग लेना चाहता था। इसी सहयोग को पाने के उद्देश्य से उसने लिनलिथगो ने भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस बात को माना कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। ठीक है ना, इसके पहले जो है वो इस तरह की बात नहीं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के गठन जैसी कोई बात नहीं कहते थे, लेकिन इसमें पहली बार इस बात को मेंशन किया गया क्लियरली कि अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। 8 अगस्त 1940 को शिमला में लिनलिथगो द्वारा ये सम्मेलन हुआ। ठीक है ना, ये लिनलिथगो सम्मेलन शिमला में हुआ। ठीक, अगस्त प्रस्ताव पहला प्रावधान था। इसके कुछ प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। संविधान निर्माण के लिए एक निकाय की स्थापना की जाएगी। डोमिनियन स्टेट का दर्जा लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 को त्याग दिया गया था। पंडित नेहरू ने इसे त्याग दिया था। अब जो है पूर्ण स्वराज की बात होने लगी थी, तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा अगर यहाँ पे दिया जाएगा तो ऑब्वियसली अगस्त प्रस्ताव को ठुकराना ही था। तो ठीक है, डोमिनियन स्टेट की इसमें बात की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार किया जाएगा, जिसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था वायसराय का, उसमें कह रहा है भारतीयों की संख्या ज्यादा होगी। सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग, खासकर मुसलमान संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि बिना अल्पसंख्यक वर्ग के सहमति की कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय भी सम्मिलित होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन डाल दिया गया कि भाई युद्ध के लिए सलाहकार परिषद होगा, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। अब ये इसको मना कर दिया कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, क्योंकि इसमें कोई अलग देश बने इसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं था, और कांग्रेस डोमिनियन स्टेट को तो मानती ही नहीं, तो दोनों ने मना कर दिया। फिर वो वहीं पे खारिज हो गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इन्हीं सब, अभी गतिरोध ठीक नहीं हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वैसे ही है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो उसको अब स्टेबलाइज करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संविधान सुधार करने के प्रस्ताव को लेकर भारत आया था। इसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स होने के कारण इस मिशन को क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स से क्रिप्स मिशन इसका नाम दिया गया। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में मंत्री थे। उनका जो झुकाव था वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी थे। तो जिस समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्होंने यहाँ के होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों का मुखर समर्थन किया था। तो यही कारण है कि उनको भेजा गया कि हो सकता है वो जाएं तो कुछ पॉजिटिव इसमें से निकल सके, जो गतिरोध चल रहा है वो कम हो सके या ठीक हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन दक्षिण पूर्व एशिया में पराजित हो रहा था। इसके अलावा भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा था। जापान भारत की पूर्वी सीमा पर दस्तक दे रहा था। ऐसे में ब्रिटेन के लिए आवश्यक हो गया था कि जल्द से जल्द वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और बहुत जगहों पे जो ब्रिटिश की टेरिटरी थी वहां पे जापान कब्जा कर रहा था। म्यांमार तक वो आ चुका था। म्यांमार के जो आज हम नेपिदा कहते हैं, रंगून तक ये जापान आ चुका था। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं भारत पे आक्रमण न हो, तो इस वजह से वो चाह रही थी कि जल्दी से इसका समाधान निकाला जाए। ठीक है ना, तो इसलिए क्रिप्स मिशन इस वजह से भी भेजा गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, रूस, चीन जैसे मित्र राष्ट्रों का भी एक निरंतर दबाव बन रहा था कि भाई सहयोग, उससे भारत से सहयोग लेना पड़ेगा, नहीं तो किससे लड़ेगा। भारत से भी लड़ेगा जो उसकी मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, उससे भी लड़ेगा कि जापान से लड़ेगा। तो इसलिए इस गतिरोध को कोशिश कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्रिप्स मिशन, डिफरेंट मिशंस भेज करके कि शांत किया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी लाई जाए यहाँ पे।
इसके अंतर्गत कहा गया कि युद्ध के बाद, अब उसने कुछ पॉइंट्स इसमें क्या थे अब क्रिप्स मिशन में, तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे थे। इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। तो अब देख लीजिए, जब भी डोमिनियन स्टेट की बात हो गई तो 1930 के बाद हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेहरू प्रस्ताव जब दिया गया था उसका टाइम खत्म हो गया 1929 में। लाहौर प्रस्ताव में यह हो गया कि हमको पूर्ण स्वराज्य की बात होगी, तो डोमिनियन स्टेट की फिर से इसमें बात की गई है। युद्ध के उपरांत प्रभुत्व स्थिति वाला भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। एक इंडियन यूनियन स्टैब्लिश करने की बात की गई कि मतलब सभी जितने प्रांत हैं, जितने राजवाड़े घर हैं, उन सभी को मिला करके एक इंडियन यूनियन का गठन होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा गठित की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी इसमें प्रोविजन था। यदि कोई प्रांत या देशी रियासत इस संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं है तो इसे अपना अलग से संविधान बनाने की अनुमति होगी। अगर कोई वहां पे रियासत ऐसा है जो चाहता है कि नहीं, हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो अपना अलग से संविधान बना सकता है। तो इस तरह के पॉइंट्स थे, थोड़ा डिविसिव पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए थे। इसके बाद इस चीज पे कांग्रेस ने आपत्ति की। क्या आपत्ति थी? कांग्रेस की आपत्ति ये थी कि चूंकि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। अभी हमने कहा डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, तो इसको तो नकारना ही था, इसको खारिज ही करना था। तो इस वजह से कांग्रेस ने इसको मना कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, भारतीय संघ में शामिल न होने वाले राज्यों के लिए पृथक संविधान की बात की गई। तो एक ये बंटवारे की राजनीति जैसी थी, इसलिए भी कांग्रेस ने इसको मना कर दिया। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के लिए पोस्ट डेटेड चेक कहा इसको, कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसलिए भी ये कई बार एग्जाम में आता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक। क्रिप्स मिशन के प्रावधानों पर चर्चा करने वाले कांग्रेस की तरफ से कौन ऑफिशियल लोग थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 10 बार एग्जाम्स में आ चुका है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, कि ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन में वार्ताकार कौन थे, किसने ऑफिशियली बात किया उन लोगों से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मुस्लिम लीग ने भी आपत्ति की। मुस्लिम लीग ने क्यों आपत्ति की? कि मुस्लिम लीग ने एक भारतीय संघ बनाने के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया, क्योंकि उसको तो डिवीजन चाहिए था, उसको तो पार्टीशन चाहिए था, तो इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने के नेतृत्व में खुलकर पृथक पाकिस्तान बनाने की बात कही। और क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान न होने का मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना, इसमें कोई डिवीजन का, तो पार्टीशन का कोई इस तरह का आर्टिकल इसमें नहीं जुड़ा था, तो इसलिए जिन्ना ने भी, मुस्लिम लीग ने भी इसको इनकार कर दिया। इस तरह से क्रिप्स मिशन भी असफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद जैसे ही ये मिशन असफल हुआ उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी आंदोलन है जिसके बाद भारत को आज़ादी मिली 1947 में। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत की आज़ादी में। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया। इस मैदान को अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अरुणा आसफ अली 9 अगस्त को वर्तमान मुंबई में, जिसे ग्वालियर टैंक मैदान कहा जाता है, उसमें भारतीय ध्वज फहराया था। देखिए क्या हुआ, 8 अगस्त को महात्मा गांधी ग्वालियर टैंक मैदान में गए, वहां पे स्पीच हुआ, भाषण हुआ, करो या मरो का नारा दिया। उसी दिन जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेता थे गांधी सहित, सभी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाएगा, पंडित नेहरू को जेल में बंद कर दिया गया, जो भी बड़े नेता था सभी को जेल में बंद कर दिया गया। अगले दिन अरुणा आसफ अली 9 अगस्त को आकर के दोबारा ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराती हैं। इसके लिए इनको बहुत, इस साहस के लिए उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से पहरा लगाया हुआ था और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे। बावजूद इसके इन्होंने वहां पे झंडा फहराया, अरुणा आसफ अली। ठीक। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूला भाई देसाई को गिरफ्तार करके पुणे के आगा पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? तो
पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया था। अब जब सभी शीर्ष के बड़े नेता बंद हो गए हैं, जेलों में जा चुके हैं, तो कैसे आंदोलन का प्रतिनिधित्व हो, कैसे वो चले, कैसे कंडक्ट हो वो मूवमेंट। तो उसके लिए भूमिगत होकर के भूमिगत आंदोलनकारियों ने गुप्त कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया। ऐसे ही एक गुप्त रेडियो का संचालन बंबई के ऊषा मेहता ने किया। ये नाम भी बहुत आता है क्विट इंडिया मूवमेंट में। इस नाम से कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, तो ऊषा मेहता ने किया। कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्ट जान लीजिए कि मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इसका अपोज भी किया, ठीक। बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध भी किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना था। ऑब्वियसली यही था। जिस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत में ब्रिटेन की ओर से वायसराय कौन था? लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन वायसराय था? तो लिनलिथगो था। अब इस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि ये उग्र हो गया, क्योंकि कोई भी शीर्ष के नेता नहीं थे। गांधी जी बाहर रहते तो अहिंसा की बात होती और कुछ चीजें बाहर निकलती, लेकिन कोई इस तरह का लीड न कर रहा था। इस वजह से क्या हुआ, ये अहिंसक हो गया। और बहुत जगहों पे क्या हुआ, ठीक ठाक सफलता देखने को मिली। पैरेलल गवर्नमेंट कई जगह बनाया गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक पैरेलल सरकार बना दी गई, मतलब आजाद घोषित कर दिया। सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में, तमलुक में पश्चिम बंगाल में, और तलचर में, उड़ीसा के तलचर में पैरेलल सरकारें बना दी गई, स्वतंत्र, उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। हालांकि इस आंदोलन में भारत को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। तो कई जगह ये जो सरकारें भी बन चुकी थी, और इसको हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है कि भाई इतनी जगहों पे सरकारें बन गई थी। इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चित्तू पांडे ने नेतृत्व किया था, कहाँ का? बलिया में जो सरकार बनी थी उसका, बलिया में समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। शिमला समझौता और वेवेल प्लान। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब ये सब, अभी वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, अब इस चीज को कैसे भी समाप्त करना था, इस गतिरोध को। तो इसके लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने कुछ खास, इन्हीं के टाइम में ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और ये कुछ खास कर नहीं पाए, इसलिए इनको वापस बुला लिया गया। और उनके स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय तथा गवर्नर बने। उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई, जो उनके नाम वेवेल योजना, वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। वेवेल प्लान की घोषणा 1945 में की गई। योजना का मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। कुछ योजना में क्या क्या था वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रिटिश शासन राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करके भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहता था। वायसराय की कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन इस तरह किया जाएगा कि वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य सभी भारतीय होंगे। वायसराय और कमांडर इन चीफ सिर्फ ब्रिटिश होंगे और बाकी सब भारतीय होंगे। इसमें इसके प्रावधान में ऐसा है। बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू और मुसलमानों की संख्या को बराबर कहा गया कि बराबर रखा जाएगा। विदेश विभाग भारतीय सदस्यों के हाथ में ही होगा, मतलब फॉरेन पॉलिसी आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, हमारे पास नहीं रहेगा। यहाँ तक की आज़ादी दे दी गई। मतलब इसमें ये सारी बातें भी की गई वेवेल प्लान में। एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। नई कार्यकारिणी परिषद 1935 के अधिनियम के तहत ही कार्य करेगी, ठीक है। 1935 के अधिनियम के, अगर मान लीजिए ये बातें मान ली जाती तो 1935 के अधिनियम पे ही ये कार्यकारिणी काम करती, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम आया था। भारत सचिव शक्ति को सीमित किया जाएगा, जबकि वायसराय के वीटो के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। अभी भी वीटो पावर किसके पास था? वायसराय के पास ही अभी भी वीटो पावर था। अब इस पे क्या प्रतिक्रिया रही मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, वो देखते हैं। वेवेल योजना पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, उसकी मांग थी, मुस्लिम लीग की मांग थी कि कांग्रेस सहित अन्य किसी भी संस्था को वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भी मुस्लिम सदस्य को भेजने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। देखिए,
मुस्लिम लीग का ये मानना था कि भारत के भारत के सभी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम लीग करती है, बाकी कोई नहीं करता है। तो इसीलिए वो ये कह रही थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन जाएगा ये तय हम करेंगे, मुस्लिम लीग तय करेगी और कोई नहीं करेगा, और कोई संस्था नहीं करेगी, ना कांग्रेस ना कोई और संस्था। तो इस बात के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस मत पे तीखा विरोध किया, और इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको इनकार कर दिया। ठीक है, इस तरह से वेवेल प्लान मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस का ये कहना था कि वेवेल योजना को ठुकरा दिया, ये कह के कि ये अंग्रेजों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की छवि सिर्फ एक सवर्ण हिंदुओं के दल की है, बना रही कोशिश कर रही कि ये सिर्फ जो अपर कास्ट हिंदू पार्टी है, बाकी ये सभी की पार्टी नहीं है। इस वजह से भी कांग्रेस ने मना किया। और दूसरा ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों को अपनी संस्था के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त करना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग कांग्रेस के इस रुख से सहमत नहीं थी। ठीक है, दोनों की यही समस्याएं थी। लीग चाहती थी कि मुस्लिमों को सिर्फ मैं भेजूं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और कांग्रेस का ये कहना था कि कांग्रेस भारत का सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सभी को रिप्रेजेंट करती है, मुस्लिमों को भी रिप्रेजेंट करती है और बाकी हर एक दल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब हर एक समाज के तबके को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कांग्रेस ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी को भेजेगी। तो इस बात पे सहमति नहीं बन पाई और वेवेल प्लान भी फेल हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। यहां से सब कुछ बदल जाता है। 1946 ये मतलब बिल्कुल अब आज़ादी की तरफ का आखिरी स्टेप है, मतलब 2-3 स्टेप और है बस। 1946 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऐसी, वो देख लेते हैं। हाँ, कैबिनेट मिशन 1946 में वेवेल योजना और शिमला समझौता दोनों के विफल हो जाने के बाद भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ठीक है, अभी वही सब इश्यू चल रहा था, तो अब इसको ठीक करने के लिए, चूंकि वो भी असफल हो गया था, अब दूसरा चीज भेजा गया, कैबिनेट मिशन। इस शिष्टमंडल में पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, यह 1946 को दिल्ली पहुंचे। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। तो कौन था? पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। ये तीनों लोग आए थे किसमें? कैबिनेट मिशन के तहत। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में लंबी बातचीत के बाद एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ। किसके किसके बीच? सरकार, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच, शिमला में। कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य संविधान निर्धारण करना नहीं है, बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना है जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। कैबिनेट मिशन ने साफ ये कह दिया कि हम आपके लिए कोई कानून या संविधान नहीं बनाने आए हैं, हम बस ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होगा जो संविधान आपका बनाएगी, उस तंत्र को विकसित करना चाहते हैं। तो उस तंत्र के आधार पे उन्होंने अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिए हैं। वो क्या दिए हैं इस कैबिनेट मिशन में? क्या है? भारत एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी राज्य दोनों ही शामिल होंगे। ठीक, भारत एक यूनियन होगा। ठीक है, समझ गए, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये वो यूनियन किसका किसका होगा? एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो डायरेक्ट जो प्रेसिडेंसीज थी, वो जैसे कलकत्ता, मद्रास और इस तरह का, और दूसरा जो देसी रियासतें थी, कश्मीर, बाकी और भी इस तरह के देसी रियासतें, इन सबका एक संघ बनाया जाएगा। इस संघ के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले और संचार संबंधी मामले ये केंद्र सरकार के पास होगा, और संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय किसके पास होंगे? प्रांतों के पास होंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण, जो नॉर्मली कहीं भी प्रैक्टिस में यही होता है ना, आज भी देखेंगे तो केंद्र सरकार के पास क्या है? डिफेंस है, कम्युनिकेशन भी है, और ये फॉरेन अफेयर भी उसी के पास है, केंद्र के पास। तो कुछ वैसा ही। तो ये तो मतलब ये जो पॉइंट्स थे इसमें आए थे वो जेन्युइन थे, तो ये मानने लायक थे ये पॉइंट कैबिनेट मिशन वाले। इसमें भारतीय एकता को सुरक्षित रखा गया था तथा पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से अमान्य करार दिया गया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल ठुकरा दिया गया था। इसमें कोई पाकिस्तान की मांग जैसी कोई बात ही नहीं थी, कोई ऐसा पॉइंट मेंशन था। ठीक है, तो भारतीय एकता को इसमें सुरक्षित रखा गया था, इसलिए कांग्रेस तुरंत मान गई इस बात पे। लेकिन
ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नहीं मानेगी। अगर भारत की एकता की बात होगी तो वहाँ तो मुस्लिम लीग को इनकार करना ही है, बस ऐसे समझिए। अब अंतरिम सरकार का गठन 1946, अब इसी कैबिनेट मिशन के आधार पे ही अब अंतरिम सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, उसका गठन हो गया 1946 में। अब उससे रिलेटेड चीज़ें देखिए। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया, ठीक है, अभी हमने बात किया, कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया की शुरुआत की, और इसके आधार पर संपूर्ण भारत में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताते हैं, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, और अंतरिम सरकार बनाने के लिए जब आमंत्रित किया गया तो मुस्लिम लीग ने उसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और उसमें बंगाल में हज़ारों लोगों की मौतें हुई। सब मीडिया ने रिकॉर्ड किया है, उसके आपको मिल भी जाएंगे, गूगल पे आपको पिक्स भी मिल जाएंगे कि किस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया उसने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। जो सरकार बनी उसमें पहले से ही डायरेक्ट एक्शन डे मना रही हो तो उससे शामिल नहीं होना था, तो इसलिए वो नहीं हुई। सरकार बन गई लेकिन वो नहीं शामिल हुई। शुरुआत में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई थी, परंतु वायसराय के प्रयासों के बाद 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई, और सरकार में उसके 5 सदस्य थे, लियाकत अली, गजनफर अली, चंद्रगर, अब्दुल खनस्तर और योगेंद्र नाथ मंडल। ये पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें योगेंद्र नाथ मंडल का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो योगेंद्र नाथ मंडल भी इसमें शामिल थे। फिर बाद में इनको इस बात का बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि जब वो पाकिस्तान कट के बना और वहाँ पे जो दंगे हुए, और ये जो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे उनके क्षेत्र में भी इतनी हत्याएं हुई, इतना कन्वर्जन हुआ कि इन्होंने अपने आत्मकथा लिखी है, उसमें अपनी बहुत बड़ी गलती मानते हैं कि इन्होंने जो मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया। माउंटबेटन प्लान, उसके बाद अब देखिए अभी क्या हुआ। अभी अभी मुस्लिम लीग जो है, अभी उसको कुछ सलूशन मिला नहीं है। कांग्रेस तो एग्री है लेकिन मुस्लिम लीग को अभी परेशानी है। फिर उसको ठीक करने के लिए माउंटबेटन प्लान आया 1947 में, माउंटबेटन योजना। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया, ठीक है, भारत का वायसराय बना दिया गया 1947 में। माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, ठीक। दोनों लोग बैठाया, बातचीत किया कि भाई क्या किया जाए बंटवारे को लेकर के, और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि माउंटबेटन द्वारा इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, जिसमें हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों मुख्य संप्रदायों का समायोजन करने के लिए देश को 2 भागों में विभाजित करने की बात कही, भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श दिया। तो आखिरी बार इसी में बात हुई, जो फाइनल बात हुई कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, बंटवारे के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। मुस्लिम लीग मान नहीं रही थी, कांग्रेस का जो अपना नज़रिया था वही था। तो इसके बाद जो बंटवारा लगभग सुनिश्चित हो गया। इस योजना के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण डोमिनियन स्टेट के आधार पर किया जाएगा। मतलब हस्तांतरण डोमिनियन स्टेट के आधार पर किया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम डोमिनियन स्टेट रहेंगे, बस हस्तांतरण उस ग्राउंड पे होगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। देखिए तुरंत अब स्वीकृति मिल गई, तो विभाजन को स्वीकृति मिल गई एक ही 2 मीटिंग में। इसके उपरांत ब्रिटिश संसद में इस योजना को कार्य रूप में देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी यहाँ पे कानून आते थे भारत के लिए, वो ब्रिटिश काउंसिल में ही बनता था। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में बनता है, वो वहीं पे बनता था, वहाँ से बन के आता था हमारे लिए। तो अब ये माउंटबेटन ने जो प्लान किया, इन लोग मिलजुल के बात हुई, वो जा करके वहाँ कन्वे करेंगे, उससे रिलेटेड बिल पेश होगा और वो आएगा, वहाँ जो बात हुई वही कानून के रूप में आ जाएगा। वही जो कानून के रूप में आया उसी को
सत्ता का हस्तांतरण भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है, जो भी माउंटबेटन प्लान के आधार पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ ब्रिटिश की संसद में। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कब पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और कब लाया गया विधेयक, 4 जुलाई 1947 को, कई बार आया है। अब इसकी कुछ मुख्य बातें हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम की, वो ये हैं कि 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। उस कानून में ये था। नए संविधान के बनने और लागू होने तक वर्तमान संविधान सभाएं ही विधानसभाओं के रूप में 1935 के एक्ट के तहत काम करेंगी। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी वही कह रहे हैं कि अगली जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यही सरकार के रूप में काम करेगी। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। हाँ ठीक, मतलब ब्रिटिश रियासतें भारत पे उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा और भारत सचिव का पद भी समाप्त हो जाएगा। भारत सचिव का पद एक बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल पद था, ठीक है ना, भारत सचिव, वो पद भी समाप्त हो जाएगा। दोनों राज्यों के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सुझाव पर पृथक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने तथा भारत के लिए माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बने रहने के लिए कहा गया। ठीक है, बेसिक जो डिवाइड हो गया, गवर्नर जनरल जिन्ना बन गए पाकिस्तान के और यहाँ पे माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी को बना दिया गया कुछ दिनों बाद। तो ये है हमारा भारत स्वतंत्रता नियम 1947। ये हमारा पूरा इधर का कंप्लीट हो गया। लेकिन इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उससे हम लोग 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। और 1857 की जो क्रांति है उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूंगा। तो इस तरह से 3 से 4 लेक्चर में हमारा पूरा 1857 से लेकर के 1947 तक का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एग्जाम में, हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से इसी से आते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा इसी से रिलेटेड करेंगे। ओके, थैंक यू।